लोकमान्य तिलक ने विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू व टी एम नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। ये स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। बंगाल की अनुशीलन समिति, याद रखें, बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, कुछ स्रोतों में पी मित्रा का भी नाम आता है, के नेतृत्व में स्थापित की थी अनुशीलन समिति। युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। याद रखें, अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संस्था थी जो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की संस्था थी। कुछ स्रोतों में पी मित्रा का भी नाम आता है और युगांतर इसका प्रमुख पत्र था। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, याद रखिए स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना बारिसाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी जनता के बीच आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का प्रसार होना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। बांग्ला साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जिसे सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की पीसी रॉय ने, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन ने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों जैसे हथकरघा, रेशम व वस्त्र, चमड़ा आदि को भी पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों और स्वदेशी पारंपरिक कलाओं व अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफलताओं ने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुसलमानों की भागीदारी से वंचित रह गया। याद रखें, स्वदेशी आंदोलन में किसान और मुसलमान इनकी भागीदारी नहीं थी। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, जैसे पारंपरिक रीति रिवाज, त्योहार तथा संस्थाओं का सहारा लिया गया जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण से बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए, यानी कि भाग नहीं लिए। ब्रिटिश पत्रकार हेनरी वुड नेविंसन, याद रखें, ब्रिटिश पत्रकार हेनरी वुड नेविंसन ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की थी। उन्होंने 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी कॉलेज में फरवरी 1919 में राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। याद रखें, मदनपल्ली में, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में 1919 में जो राष्ट्रगान जो थी उसका बांग्ला से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। अब आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन और 1906 की एक महत्वपूर्ण घटना थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खान के नेतृत्व में मिला। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया। वायसराय मिंटो से आश्वासन
प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थनों में सभाओं का आयोजन किया गया, समर्थन किया गया मुसलमानों द्वारा। इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खान ढाका के ये याद रख करें, इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खान ने, ठीक है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उन मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। याद रखें 30 दिसंबर 1906 को किनके नेतृत्व में हुई, तो आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल हक के नेतृत्व में। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खान को मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुने गए, ये इनको यह माना जाता है। इस संगठन की स्थापना मुख्यतः 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई। पहला, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना, और तीसरा था कि मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटुता की भावना के प्रसार को रोकना था। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना सैयद आमिर अली की अध्यक्षता में हुई थी। आमिर अली एक मुस्लिम नेता, न्यायविद और विद्वान थे। 1908 में अमृतसर अधिवेशन में, अमृतसर किसका अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 के पार्लियामेंटो सुधार मान लिया गया, ठीक है, इसमें मान लिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी 1906 की घटना थी कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का। तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए उदारवादियों मतलब नरमपंथी और उग्रवादियों गरमपंथी, इनके बीच विवाद हो गया। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। याद रखें, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, उसमें गरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की, ठीक है। तो यह 1906 की घटना थी। अब हम लोग देखते हैं सूरत विभाजन, जो बड़ी घटना थी 1907 में, इसे देखते हैं। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया, ठीक है, प्रारंभ हो गया। उग्रवादियों, जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय कुछ स्रोतों में बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की। सूरत विभाजन का दूसरा कारण था बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल और गरम दल के बीच विवाद था। वस्तुतः उदारवादी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, ठीक है। वहीं उग्रवादी क्या चाहते थे कि इस आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहते थे, ठीक है, और चाहते थे कि भारत के अन्य हिस्सों में भी इसे फैला दिया जाए। साथ ही उग्रवादी केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे यह भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। तीसरा कारण यह देखते हैं कि भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का जो वार्षिक अधिवेशन है वो नागपुर में हो, वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभर कर सामने आए और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान व नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष में इन्होंने की थी,
इस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने सूरत फूट देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी जो थी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में इसका गठन कर दिया गया। दिल्ली दरबार को हम देखते हैं तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार राजकीय दरबार जो है आयोजित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है। प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में सन 1877 में हुआ। याद रखें, दिल्ली दरबार का पहला आयोजन सन 1877 में, और इसमें लॉर्ड लीटन जो है उस समय क्या थे? तो वायसराय थे। इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के साथ उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। इसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड लीटन द्वारा इस दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन की बर्बादी की गई। इस दरबार में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए: प्रिवी काउंसिल का गठन तथा वायसराय और अन्य राजाओं के लिए तोपों की सलामी की संख्या। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला क्या था कि प्रिवी काउंसिल का गठन किया जाएगा, और दूसरा क्या है कि वायसराय और जो अन्य राजा होंगे उनके लिए तोपों की सलामी। ये तो पहला था। दूसरा दिल्ली दरबार लगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, तो 1903 में देखिए, पहला जो लगा है दिल्ली दरबार उसमें लॉर्ड लीटन था। ठीक है, दूसरा लगा इसमें लॉर्ड कर्जन। 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके आयोजन पर पहले से कहीं अधिक भारतीय धन की बर्बादी हुई। इसके अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी घोषणा की गई। वस्तुतः इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रदर्शन मात्र था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। और तीसरा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल में सन 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किए गए। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ। इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 रचा गया। ये दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था, इसे देखते हैं। वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया। ठीक है, जिसमें हार्डिंग घायल हो गया। इस कार्य को रास बिहारी बोस और सचिन यानी कि सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में बसंत बिस्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद। ठीक है, याद रखें, बसंत बिस्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद, ये सभी क्या थे? सदस्य थे। और नेतृत्व किसने किया? तो रास बिहारी बोस। याद रखें, रास बिहारी घोष अलग है, रास बिहारी बोस अलग है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया नेतृत्व। और बाद में इन चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया और इसी केस के तहत इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो नोट में देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही काबुल में महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार, ठीक है, याद करें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही काबुल में महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल, ठीक है, एग्जाइल का गठन किया गया। इस सरकार के प्रेसिडेंट जो थे वह महेंद्र प्रताप सिंह थे और मोहम्मद बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप ज़रूर इसे ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली दरबार के बाद अब गदर आंदोलन पढ़ते हैं, गदर पार्टी। तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। डेट जरूर याद रखें, ठीक है।
और किस स्थान पर किया गया वो भी जरूर याद रखें। और किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया। और सैन फ्रांसिस्को में ही मुख्यालय भी बनाया गया, पार्टी मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में ही बनाया गया। इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता जो थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, रामदासपुरी, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद, भगवान सिंह, पंडित काशीराम, ये सभी गदर पार्टी से जुड़े हुए नेता थे, प्रमुख नेता। गदर जो था वो साप्ताहिक पत्रिका थी इस पार्टी का मुखपत्र, ठीक है, मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ और आगे चलकर इसे अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया गया। याद रखें, इसका जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था गदर का, वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। यह 1 नवंबर 1913 की बात है। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक क्रांतिकारी संघ था, ठीक है। गदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विद्रोह। इसके कार्यकर्ताओं में मुख्यतया पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। तो ये हम बोल सकते हैं कि गुरिल्ला युद्ध जो मध्यकाल में भी देखते हैं हम लोग हैं, तो मध्यकाल की जो ये युद्ध प्रणाली जो थी, ठीक है, वह गदर पार्टी ने प्रयोग किया था। तो ये जो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो स्थापना 1913 में, 1 नवंबर 1913 को, और 1 नवंबर 1913 को ही इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, पहला अंक उर्दू में, ठीक है। अब है एक महत्वपूर्ण घटना, कामागाटा मारू प्रकरण। ये जरूर आपने सुना होगा, 1914 में घटना घटित हुई थी। तो क्या था इसे देखते हैं। तो कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे, ठीक है। भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज़ को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया ताकि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें, बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सके। कामागाटा मारू जहाज़ के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वैंकूवर तट पर पुलिस की घेराबंदी होने से यात्री जहाज़ के नीचे नहीं उतर सके। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी, जरूर याद रखें, शोर कमेटी, तटीय कमेटी का गठन हुआ जिन्होंने चंदा एकत्र कर यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई की योजना बनाई। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र तथा सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामागाटा मारू जहाज़ को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा और अंग्रेज़ों ने जहाज़ को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। वो जो बजबज बंदरगाह है वहाँ पर, लुसेंट में आप जरूर पढ़े होंगे। तो कामागाटा मारू जहाज़ के कलकत्ता पहुँचते ही कुछ यात्रियों और पुलिसों के जो बीच है वो झड़प हो गई। तकरीबन 18 यात्री मारे गए और शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के ज़्यादातर नेता व कार्यकर्ता कौन थे? सिख थे। इसके बावजूद इस आंदोलन का चरित्र व स्वरूप धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। कामागाटा मारू की घटना को हमने देखा, इसके बीच में ही 1905 में ही इंडिया हाउस स्थापित हुई थी, इसे भी देख लेते हैं। तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1857 से लेकर 1930 तक इनका जीवन काल है। 1857 से लेकर 1930 ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, याद रखें, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS की स्थापना की थी। इन्होंने 1905 में भारत से ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थियों एवं क्रांतिकारियों के आश्रय हेतु लंदन में इंडिया हाउस बनाया था। देखिए, लंदन में इंडिया हाउस।
इंडिया हाउस क्रांतिकारी नेता जैसे PM बापट, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, मदन लाल धींगरा, मैडम भीखाजी कामा, वीर सावरकर आदि के आश्रय एवं नीति निर्माण का अड्डा बन गया। याद रखें, इंडिया हाउस यह वो अड्डा था जहाँ पर बड़े बड़े जो क्रांतिकारी नेता उभरे यहाँ से। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धींगरा, आपको पता होगा कर्नल वायली की हत्या इन्होंने की थी 1909 में। लंदन में विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तत्पश्चात क्या हुआ था कि मदन लाल को गिरफ्तार करके लंदन में ही फांसी दे दी गई थी। मासिक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात के मांडवी कस्बे यानी कि कच्छ क्षेत्र है में हुआ था। ये बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। इनकी मृत्यु 1930 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था इंडिया हाउस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कामागाटा मारू की घटना के बाद 1916 में यह जो है 1916 में कौन सी घटना हुई थी, तो ये होम रूल लीग आंदोलन चला था। तो आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक व एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्यक्षेत्रों को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की तथा पुणे में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। उनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर, याद रखें कि बम्बई नहीं था इसमें, जो तिलक थे उनका कार्यक्षेत्र कहाँ था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसमें बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बरार। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडयार, मद्रास में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रही। इसी आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी थे जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, BP वाडिया, ये सभी सहयोगी थे होम रूल आंदोलन के। होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव व कांग्रेस में आई सक्रियता से ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर जून 1917 में होम रूल लीग के मुख्य नेताओं जैसे एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, BP वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि को त्याग दिया। याद रखें, सर की उपाधि किसने त्याग दी, सुब्रमण्यम अय्यर। किस लिए, तो होम रूल आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार किए जाने के विरोध में। एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र, यह आंदोलन सक्रिय व लोकप्रिय भी रहा, जिसका मुख्य कारण यहाँ के विभिन्न लोकप्रिय नेता जैसे कि मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, B चक्रवर्ती, J बनर्जी, सत्यमूर्ति द्वारा एनी बेसेंट के लीग की स्थापना, सदस्यता का ग्रहण किया जाना, ये सब बड़े बड़े नेता थे इन्होंने होम रूल की सदस्यता ग्रहण कर ली। और ये एनी बेसेंट वाले होम रूल की सदस्यता ग्रहण की उन्होंने। लीग के प्रभाव में बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। याद रखें, 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया व साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से, याद रखें दैनिक पत्र है न्यू इंडिया, क्या है, दैनिक पत्र है, और साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया ये तो सब लोग जानते हैं कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट की पत्रिका है, लेकिन दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया है और साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ है। ठीक है, इसके माध्यम से स्वशासन की मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक व राजनीतिक सुधारों को अपनी रणनीति बनाया गया। ध्यातव्य है कि इस आंदोलन में बेसेंट के मुख्य पत्र न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ तथा तिलक के मराठा, याद रखें मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में, व केसरी मराठी भाषा में लिखी गई थी, जिसने जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार किया। आंदोलन की उपलब्धियों को देखें तो आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जन सामान्य की महत्ता को भी प्रतिपादित किया एवं सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की
मानचित्रावली को अस्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। ठीक है। अगस्त 1917 में मोंटेग्यू घोषणा पत्र, जिसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया, तथा 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन का परिणाम था। याद रखें कि होम रूल का इतना बड़ा प्रभाव था कि 1917 का जो मोंटेग्यू घोषणा पत्र था उसमें उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी, या जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था, ये होम रूल लीग आंदोलन से ही प्रभावित थे। तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गरम दल और नरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन के प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ। संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय कमेटियों की महत्ता को प्रतिस्थापित किया। इसके पूर्व स्वदेशी आंदोलन के दिनों में सिर्फ बंगाल में ही स्थानीय कमेटियां जो है स्थापित की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और नया आयाम दिया। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम क्या कर दिया? स्वराज सभा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर इसे मार्क कर लें कि ऑल इंडिया होम रूल लीग 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर दिया और इस नाम परिवर्तन के बाद क्या नाम रखा गया? स्वराज सभा। अब हम लोग देखते हैं लखनऊ समझौता। ठीक है। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। पहला, उग्रवादियों की 9 वर्ष के उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी, जिन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, और दूसरा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग व कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधारों की योजना बनाने व लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गए। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना, याद रखें कांग्रेस लीग योजना, लखनऊ समझौता तो याद भी रहेगा लेकिन यह जो है उतना कॉमन नहीं है, कांग्रेस लीग योजना का नाम दिया गया। कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र, ठीक है, लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह निकटता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने पर माने वहाँ तक बनी रही थी, 1922 तक यह बनी रही। असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। ठीक है, याद रखें कि मदन मोहन मालवीय जो है इसके विरोधी थे। किस बात के? कि कांग्रेस और लीग के बीच जो समझौता हुआ था इसके विरोधी थे मदन मोहन मालवीय। अब हम लोग देखते हैं मोंटेग्यू घोषणा 1917 में। तो यह क्या था कि 20 अगस्त 1917 को भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा का लक्ष्य भारत में सबशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने मोंटेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा की संज्ञा दी थी। याद रखें, मोंटेग्यू घोषणा पत्र को क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? सूर्य विहीन उषा, यानी कि ऐसी सुबह जिसमें कि सूर्य नहीं है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918। ठीक है, यह अधिवेशन सैयद इमाम हसन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। यह अधिवेशन रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए मतलब बुलाया गया था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है।